हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे हम समास, जो ऑल एग्जाम संस्कृत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समास ये आपकी संस्कृत की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शानदार ट्रिक के द्वारा आप जानेंगे। इससे पहले का भाग 1 करा दिया है, उसे देखना बिल्कुल ना भूलना। तो दोस्तों देखिए, आप अध्ययन कर रहे हैं टीजीटी का और उसमें आप देखेंगे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना द्वारा रचित जो है, इसमें किस तरीके से समास आपके एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों अब आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है ट्रिक के माध्यम से। और आप जो पुराने पेपरों को लगा के देखना कितने समास आपके एग्जाम में आए हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले बात करेंगे समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के भेद। तो दोस्तों देखिए, समास जो है 4 प्रकार के होते हैं। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो पीजीटी में आपके समास 5 प्रकार के होंगे। अगर आप यूपी टेट की कर रहे हैं, ठीक है, या आप सीटेट की कर रहे हो तो वहाँ पर अगर समास पूछे जाएंगे तो आपको 6 बताने हैं। कितने बताने हैं? 6 समास आपको बताने हैं। तो बात करेंगे आपके टीजीटी की, और इससे भाग 1 है उसे आप देखना बिल्कुल मत भूलना। तो समास कितने होते हैं दोस्तों? 4, ये आप याद रखना। पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व और चौथा है आपका बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास के दोस्तों 2 भाग होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भाग होते हैं? 2। एक होता है कर्मधारय और दूसरा होता है आपका द्विगु समास, ठीक है। इसमें आप नोट कर लेना, जैसे कि अव्ययभाव समास में जो है क्या होता है, अव्ययभाव समास का जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है। प्रथम जो शब्द होता है वो प्रधान होगा, ठीक है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोस्तों दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि में दोनों मिलकर एक तीसरे शब्द की विशेषता बताते हैं, ठीक है। दोनों शब्द मिल जाएंगे, तीसरे शब्द की विशेषता बताते हैं। तो ये सूक्ष्म रूप है। अब आप जानेंगे अव्ययभाव समास की संपूर्ण डिटेल। अव्ययभाव समास बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोस्तों सभी समासों में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट समास है आपके लिए ये। इसलिए जितने भी टीजीटी, पीजीटी, चाहे यूपी टेट या सीटेट, जो भी हमारे भावी अध्यापक और अध्यापिकाएं तैयारी कर रही हैं संस्कृत के लिए, तो वो आप इसे ज़रूर नोट कर लेना। अव्ययभाव समास दोस्तों टच प्रत्यय से बनकर के बना है। किससे? टच प्रत्यय से बनकर के बना है। ये टच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है अव्ययभाव समास में। अब जानेंगे इसके सूत्र। सूत्र में पहले अव्ययभावः यानी कि अधिकारो अयम प्राव तत्पुरुषात्। अधिकारो अयम प्राव तत्पुरुषात् यानी कि इसकी परिभाषा है, यह अधिकार सूत्र है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था कि अव्ययभाव कैसा सूत्र है, संज्ञा है, सर्वनाम है, अधिकार है। तो दोस्तों देखिए, ये क्या है? अधिकार सूत्र है। अव्ययभाव समास अधिकार सूत्र है। तत्पुरुष के पूर्व तक अव्ययभाव का अधिकार ही रहता है। तत्पुरुष समास जो होता है, इससे पहले जितने भी समास आएंगे उससे पहले तक दोस्तों अधिकार का ही, अधिकार अव्ययभाव का मतलब अधिकार रहता है, ठीक है। जितने भी आपके हों तत्पुरुष से पहले, उनमें अधिकार सूत्र का ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, जो अव्यय न हो उसका अव्यय हो जाना अव्ययभाव समास कहलाता है। जो अव्यय न हो लेकिन उसका अव्यय हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? अव्ययभाव समास। ये याद रखना कि यह अधिकार सूत्र है। अव्ययभाव समास कैसा है? अधिकार सूत्र है। नेक्स्ट है, ये इसकी परिभाषा है, जितने भी किताबें थी उसका संपूर्ण निचोड़ है। इसलिए दोस्तों आप अगर एक भी आप अपने जेहन में बिठाते हैं तो आपका अव्ययभाव समास बिल्कुल राइट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययभाव। प्रायण पूर्व यानी कि पूर्व प्रधान जो हो, पूर्व पदार्थ जो प्रधान होता है वह क्या होता है? अव्ययभाव समास। इस समास में प्राय पूर्व पद की प्रधानता होती है। किसकी होती है? पूर्व पद की। सूत्र में प्रायण इसलिए जोड़ा गया है कि कभी कभी पूर्व पद प्रधान न होते हुए भी अव्ययभाव समास बन जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपकी समझ में आ गया होगा कि अव्ययभाव समास में पहला पद ही प्रधान होता है। अव्यय होना बहुत ज़रूरी है आपके अव्ययभाव समास में। जैसे उन्मत्त गंगम,
जहाँ भी गंगम हो, लोहित गंगम, ये कैसे हैं आपके अव्ययीभाव समास। उन्मत्त गंगम, लोहित गंगम, इनमें कौन से समासों का प्रयोग हुआ है, अव्ययीभाव समास का। ठीक है, अव्ययीभाव समास के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको समझनी है और अपने नोट भी करनी है। पहले नंबर पर है अव्ययीभाव समास कैसा समास है, तो ये नपुंसकलिंग समास है। कैसा है, नपुंसकलिंग। लिंग कितने होते हैं, 3, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन अव्ययीभाव समास कैसा है दोस्तों, ये नपुंसकलिंग समास है। नेक्स्ट है अव्ययीभाव समास एक वचन में होता है, ये न तो द्विवचन में होगा न बहुवचन में होगा, ये सिर्फ एक वचन में ही प्रयोग होता है। ऐसा कौन सा समास है जो एक वचन में प्रयोग होता है, तो आपका आंसर जाएगा अव्ययीभाव समास। ऐसा कौन सा समास है जो नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है, तो भी आंसर आपका अव्ययीभाव समास होगा। नेक्स्ट है इस समास में पूर्व पद अव्यय और उत्तर पद संज्ञा रहता है, यानी पहला पद जो होगा वो अव्यय होगा, लेकिन जो उत्तर पद होगा बाद का होगा वो दोस्तों आपका संज्ञा होगा। ठीक है, दोनों मिलकर अव्यय बन जाते हैं। अव्यय और आपका संज्ञा दोनों ही मिलकर के क्या बनेंगे, अव्यय बन जाएंगे। नेक्स्ट है अव्ययीभाव समास को नित्य समास कहा जाता है। नित्य समास कौन सा है, अव्ययीभाव समास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए दोस्तों, ये जो है समास आपके एग्जाम में आता ही है। तो अव्ययीभाव समास कैसा है, नित्य समास है। अव्ययीभाव समास 16 अर्थों में पाया जाता है। कितने में, 16 अर्थों में, और 16 अर्थों को आप जानेंगे। तो अव्ययीभाव समास दोस्तों 16 अर्थों में पाया जाता है। यथा के योग में 4 अर्थ होते हैं। यथा के योग में 4 अर्थ होते हैं। और ये फ्रेंड्स आपके टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, इसलिए आप देखना ना भूलें। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना। तो यथा के योग में 4 अर्थ होते हैं। और दोस्तों क्या है इसमें कि ये 16 अर्थों में पाया जाता है। बात करेंगे 16 अर्थ। तो अव्ययीभाव के 16 अर्थों को किस तरीके से आप जानेंगे, तो देखिए एक तरफ आपको लिखना है अर्थ, एक सामसिक पद और समास विग्रह और समास का नाम। देखो सामसिक पद क्या होता है, जो मतलब संयुक्त होता है। ठीक है, समास विग्रह जिसे तोड़ दिया जाए, और उसका नाम है। तो देखिए सबसे पहला नाम है विभक्ति। 16 अर्थ में सबसे पहली है विभक्ति, और विभक्ति में जो प्रयोग होगा वो होगा अधिहरि। अगर इसका विग्रह करेंगे तो हरऊ इति, यानी कि जो हरि है वो पहला वाला जो बाद का हरि है वो पहले हरऊ में बदल जाएगा। ठीक है, हरऊ इति, और ये है अव्ययीभाव समास। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि अधिहरि में कौन सा समास है, तो अव्ययीभाव समास आएगा। लेकिन विभक्ति के योग में या समीप के योग में या समृद्धि के योग में, तो आपको आंसर बताना होगा विभक्ति के योग में। तो विभक्ति के योग में अधिहरि का प्रयोग होता है। ठीक है, दूसरा है समीप। समीप माने होता है पास। तो इसमें आपके 2 बनेंगे, उपकृष्णम और उपगंगम। तो कृष्णस्य समीपम, पहले आपको ये लगाना है, कृष्णस्य समीपम, कृष्ण के पास। ठीक है, उपगंगम, गंगायाः समीपम। तो ये क्या है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कृष्णस्य समीपम में अव्ययीभाव समास में कौन से अर्थ का प्रयोग हुआ है, तो आप बताएंगे समीप का। ठीक है, वैसे समीप दिया हुआ है और आप थोड़ा ट्रिक लगा लेना तो आसानी से समझ जाएंगे। जैसे पीछे दिया गया है ना समीपम, तो आप समीपम से समीप जो है अर्थ में प्रयोग हुआ है। तीसरा है आपका समृद्धि। तो समृद्धि में दोस्तों समुद्रम होता है, और समुद्रम में होता है मद्राणाम समृद्धि। समुद्रम में क्या है, मद्राणाम समृद्धि, अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट है आपका व्यर्थि। व्यर्थि माने होता है नाश, और नाश में होगा दुर्यवनम। और दुर्यवनम का अगर समास विग्रह करेंगे तो यवनानाम व्यर्थि। यवनानाम व्यर्थि, ये आपका व्यर्थि के योग में समास का विग्रह होगा। नेक्स्ट है अभाव के योग में। अभाव के योग में देखो निर्विक्षकम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ये सोच लो परीक्षा में आना ही आना है। ठीक है, तो इसमें क्या अभाव के योग में होगा निर्मक शकम, जिसका विग्रह करने पर मस का नाम अभाव, मश का नाम अभाव होगा। निर्मिक्षकम, मच्छ का नाम अभाव। टीजीटी में बहुत बार ये पूछा गया है। तो अभाव के योग में निर्विक्षकम और निर्विक्षकम। निर्मिक्षकम माने मश का नाम अभाव, और निर्विक्षकम माने मच्छ का नाम अभाव। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अत्यय। अत्यय माने होता है नाश। इसमें है अतिहिमम। अतिहिमम,
अतिहिमम का विग्रह करने पर हिमस्य अत्ययः, हिमस्य अत्ययः। अगला है आपका असंप्रति। असंप्रति का होगा अतिनिद्रम, अतिनिद्रम यानी निद्रा संप्रति न युज्यते, निद्रा संपत्ति न युज्यते। आठवां है आपका शब्द प्रादुर्भावः। तो शब्द प्रादुर्भाव का समास है इति हरि और हरिः शब्दस्य प्रकाशः, हरिः शब्दस्य प्रकाशः। नेक्स्ट है आपका पांचवा है, नौवां है आपका पश्चात। पश्चात माने बाद में। इसमें पश्चात में क्या होगा, अनुविष्णु, इसका जो है अनुविष्णु समास है और इसका अगर विग्रह करेंगे तो विष्णोः पश्चातः क्या हो जाएगा, पहला जो ऊ है वो ओ में बदल जाएगा विष्णु का, विष्णोः और अनु पश्चात में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यथा के योग में। तो यथा के में 4 अर्थ होते हैं। ठीक है, कितने अर्थ होते हैं, 4। कौन कौन से हैं, नंबर फर्स्ट है योग्यता। योग्यता का समास है अनुरूपम, जिसका होगा रूपस्य योगम, मोस्ट इम्पोर्टेंट। योग्यता का अनुरूपम रूपस्य योगम। दूसरा है आपका विवक्षा। विवक्षा का होगा प्रत्यर्थम, जिसका होगा अर्थम अर्थम प्रति, अर्थम अर्थम प्रति। ये चारों हैं। ठीक है, इन्हें नोट कर लेना। नेक्स्ट है आपका अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य का होगा यथाशक्ति। ये भी आपके लिए बहुत मोस्ट, ये चारों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्तिम अनतिक्रम्य। चौथा है आपका सादृश्य यानी शहरि, हरे सादृश्यम। सहरि का क्या हो जाएगा, हरेह सादृश्यम। ठीक है, अगला है आपका 11वां है आनुपूर्व्य। आनुपूर्व्य का होगा अनुज्येष्ठम, अनुज्येष्ठम यानी कि ज्येष्ठम आनुपूर्वेण, ज्येष्ठम आनुपूर्वेण। अगला है 12वां योगपद्य। योगपद्य का होगा शचक्रम, शचक्रम यानी कि चक्रेण युगपद, चक्रेण युगपद। ठीक है, 13वां है सादृश्य। सादृश्य का होगा ससखी, संसखी यानी संख्या सदृश्य, संसखी का क्या होगा, संख्या सदृश्य। 14वां है संप्रति। संप्रति का होगा सछत्रम और छत्राणाम संपत्ति, छत्राणाम संप्रति। 15वां है शाकल्प और शाकल्प का होगा सतृणम, तृणम अपि अपरित्यज्यम, तृणम अपि अपरित्यज्यम। ठीक है, नेक्स्ट है 16वां। 16वां है अंत के योग में शाग्नि। शाग्नि का होगा अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम। तो अभी तक आपने जाना अव्ययभाव समास की परिभाषा। ठीक है, और आपके 16 अर्थों में समास किस तरीके से बनते हैं और यथा के योग में कितने हैं, 4। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसका सूत्र है नदीभिश्च। नदीभिश्च इसमें क्या है, संख्या हो, नदी, अव्ययभाव समास, यानी कि नदी आ जाए और उससे पहले संख्या हो तो वहाँ पर अव्ययभाव समास होगा। ठीक है, परिभाषा में जब पूर्व पद संख्यावाची हो, जैसे पूर्व पद में क्या होगा आपका द्विगु समास होता है ना, तो यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि नदी, अगर नदी आती है तो वहाँ पर अगर जब पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद यानी कि बाद का जो पद है वो नदीवाची हो, तब दोस्तों आपका अव्ययभाव समास होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, पंचगंगम, देखो इसमें पंच आया है, तो जो अगर जिन्होंने अच्छी तरीके से समास की तैयारी नहीं की है तो वो पंच देखेंगे, गंगम नहीं देखेंगे, द्विगु को मार देंगे, तो वहाँ आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ों को आपको समझना है बहुत अच्छी तरीके से। पंचगंगम जब भी आ जाए, गंगम माने होता है गंगा, गंगा एक नदी है, तो यहाँ पर आपका अव्ययभाव समास है और विग्रह करेंगे तो पंचानाम गंगानाम समाहारः। नेक्स्ट है द्विमुनम। द्विमुनम यानी कि द्वियमुनम, द्वियमुनम का होगा द्वयोः यमुनयोः समाहारः। देखो द्वि माने 2, यमुना माने यमुना नदी है, तो यहाँ पर भी आपका अव्ययभाव समास है। अगला है पंचनदम। नदम माने नदी, पंच माने 5, तो पंचानाम नदीनाम समाहारः। तो नदी के योग में आपकी क्या लगेगी, अव्ययभाव समास का प्रयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण सूत्र है आपका संख्यावंशेन। संख्यावंशेन यानी कि संख्या वंश
यानी किसी के वंश के बारे में बताया जा रहा हो, वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। संख्या आ रही है लेकिन वंश है, तो वहाँ पर क्या होगा आपका अव्ययीभाव समास। जब पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद वंशवाची हो तो अव्ययीभाव समास होगा। जैसे देखिए द्विमुनि, मुनियों के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या है आपका अव्ययीभाव समास। त्रिमुनि, तीन मुनि, अव्ययीभाव समास। तो इन दोनों चीज़ों को आप विशेष रूप से याद रखना, नोट कर लेना कि जब आपका नदी आ जाए तो नदी में अगर संख्या आ रही है तो वो आपका क्या होगा, आपका अव्ययीभाव समास। जहाँ वंश आ जाए, जैसे आपके मुनि, त्रिमुनि अगर चले आ रहे हैं ये सभी, वहाँ पर आपका क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा, ठीक है, द्विमुनि और त्रिमुनि, ठीक है। नेक्स्ट सूत्र है आपका अव्ययीभावः। अव्ययीभावः यह दोस्तों अधिकार सूत्र के लिए प्रयोग होता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि अधिकार सूत्र के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग होता है, तो सीधा सा है अव्ययीभावः। अव्ययीभावः अधिकार के लिए प्रयोग होता है। अगला है आपका अव्ययीभावस्य। अव्ययीभावस्य ये अव्ययीभाव समास हो जाने के बाद सिद्ध शब्द नपुंसक लिंग में होता है। क्वेश्चन होगा कि नपुंसक लिंग में कौन सा सूत्र प्रयोग होता है, तो आप बताएंगे अव्ययीभावस्य, यानी च जहाँ हो वहाँ पर नपुंसक लिंग है और अव्ययीभाव सीधा है वो अधिकार के योग में है, ठीक है। तीसरा है आपका प्रथम निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। इस सूत्र में उपसर्जन संज्ञा होती है। अगर जो उपसर्जन आ जाए तो सीधी सी बात है संज्ञा का प्रयोग है, यहाँ पे दिया गया उपसर्जन, ठीक है। तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, यहाँ पर दोस्तों संज्ञा होती है। अगला है अव्ययीभावे चाकाले। अव्ययीभावे चाकाले, इसका कार्य क्या है, सह को श करना, यानी सह होगा तो सह को क्या करेंगे, शा सड़क वाला। परिभाषा में देख लीजिए, यदि काल का वाचक शब्द उत्तर पद में न हो तो अव्ययीभाव समास में शह का स हो जाता है, यानी कि सह को स करता है। नोट कर लेना, सरद आदि शब्दों में समास शांत टच प्रत्यय का प्रयोग होता है। टच प्रत्यय जुड़ता है, जैसे उदाहरण देख लीजिए, उपशरदम तो शरदः समीपम, कौन सा है, अव्ययीभाव समास। प्रतिविपाशम, विपाशम, वियाशम, प्रति। अव्ययीभाव समास में जरा शब्द से समाशांत, अव्ययीभाव समास में जरा शब्द से समाशांत टच प्रत्यय के साथ जरस आदेश भी होता है। अगर आपका जरा शब्द का प्रयोग हो रहा हो तो टच प्रत्यय लग करके जरस का प्रयोग हो जाता है। दोस्तों ये टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो इस समासों को आपको अच्छी तरीके से समझना है, तो आप सूत्रों को जरूर याद करना, ठीक है। जैसे देखिए उपजरसम, उपजरसम आया है तो इसमें क्या होगा, जरायाः समीपम। नेक्स्ट सूत्र है आपका अनश्य। अनश्य नित्य टच प्रत्यय लगता है, अनश्य में नित्य टच प्रत्यय का प्रयोग होता है। अन से अंत होने वाले, अन से अंत होने वाली अव्ययीभाव समास में टच प्रत्यय का प्रयोग होता है। क्वेश्चन आ जाता है कि अव्ययीभाव समास में कौन सी प्रत्यय का प्रयोग है, तो आपको टच प्रत्यय मारनी है, ठीक है। जैसे उपराजम, उपराजम राज्ञः समीपम, राज्ञः समीपम। नेक्स्ट सूत्र है नपुंसकादन्य तर्ष्याम। नपुंसकादान्य तर्ष्याम, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अन से अंत होने वाला, अन से अंत होने वाला यदि शब्द नपुंसक लिंग में है तो टच प्रत्यय विकल्प से होगी। वहाँ पर तो किससे होती थी, नित्य से, लेकिन अन आ जाए तो वहाँ नपुंसक लिंग में टच प्रत्यय किससे होगी, विकल्प के द्वारा होती है। जैसे उपचर्मम और उपचर्म। देखो अगर उपचर्मम आ जाए, ये ध्यान रखना हलंत वाला, और उपचर्म आ जाए तो इन दोनों का जो है चर्मणः समीपम होगा। क्या होगा, चर्मणः समीपम, वो दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट सूत्र है आपका झयः। झयः, झय प्रत्याहार वाला वर्ड यदि अंत में हो तो अव्ययीभाव समास में टच प्रत्यय विकल्प से जुड़ता है। जैसे उपसमिधम, उपसमिधम, उपसमित, यानी कि शमिदः समीपम, समिदः समीपम, ये कौन सा है आपका अव्ययीभाव समास। तो फ्रेंड्स आपके लिए टीजीटी वाले और पीजीटी वाले जितने भी हमारे भावी अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए समास। इसके सारे सूत्र आप याद कर लेना, और अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है
तो आदर्श कैरियर क्लासेस टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहाँ पर आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना, और जितने भी हमारे संस्कृत के मित्र हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, जिससे दोस्तों वो घर बैठे अपनी अच्छी तैयारी कर सकें। क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छी तैयारी सेल्फ स्टडी जो होती है सबसे बेहतरीन स्टडी होती है, समय की बर्बादी भी नहीं होती, और जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो हम यूट्यूब की सहायता से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो फ्रेंड्स ऑनलाइन कोर्स नहीं ले पाए हैं तो उन तक इस क्लास को ज़रूर शेयर करना, और कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है दोस्तों, आप अपना ख्याल रखना, क्योंकि ख्याल रखेंगे तभी आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग जो है बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना, जिससे रोज़ाना की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ठीक है, और संस्कृत की तैयारी आपको आदर्श कैरियर क्लासेज पर कराई जा रही है, इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।